इसको ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन से नीट भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा मतलब, है ना। और जेई भी तो हर एक लगभग सेट में एक आध को डालता है पोलराइजेशन से क्वेश्चन। तो देखिए पोलराइजेशन क्या होता है उसको समझिए पहले। तो देखिए पोलराइजेशन वर्ड जो होता है यहाँ पर, ऐसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव हम आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। तो देखिए पहले उसके पहले दो तीन टर्म समझना है कि आप ये समझिए कि विजुअलाइजेशन, जैसे लाइट से कोई चीज हम जब देखते हैं तो देखिए दो तरह से प्रॉब्लम आता है। आपको बात समझ लीजिए पहले अच्छी तरह से। वो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर ब्राइट लाइट पड़ जाए आंख पर डायरेक्ट, जैसे कार का हेडलाइट पड़ जाता है तो आंख बंद हो जाता है एकदम। तो वो कौन सा लाइट है? जबकि मरकरी जो रूम में जलाए हैं उसमें आंख बंद नहीं होता है, वो कौन सा लाइट है? तो देखिए दो तरह का लाइट होता है, एक पोलराइज वेव होता है, एक अनपोलराइज वेव होता है। क्या होता है? एक पोलराइज वेव होता है और एक अनपोलराइज वेव होता है। तो पहले टर्म को समझ लीजिए, अनपोलराइज लाइट क्या होता है? अनपोलराइज लाइट, है ना, वेव, ये कैसा होता है? अनपोलराइज लाइट वेव कैसा होता है उसको समझना है। तो देखिए लाइट वेव कैसा भी हो, लाइट वेव जो है कैसा भी हो, और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस इज द जेड एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। देखिए लाइट जो है एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है आपका? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें तीन चीज होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक स्पीड ऑफ डायरेक्शन होगा। तीन वेक्टर इसमें है। तो हम स्पीड ऑफ डायरेक्शन को हम लोग जेड की ओर मान रहे हैं कि लाइट जो है जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रहा है, हम ये मान लिए। ठीक है, लाइट है जो किधर प्रोपगेट कर रहा है? आपका जेड एक्सिस में कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मतलब हम दो तरह का वेव बना रहे हैं। देखिए एक बाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, उसको बना रहे हैं ऐसे, ये बाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट किया। और एक्स के लॉन्ग जो ऑसिलेट कर रहा है उसको रेड से बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है आपका इधर होगा मैक्सिमम, ऐसे जाएगा ये इस तरह से। दो तरह से वेव बनाए हैं। तो देखिए ध्यान से, एक रेड से बनाए हैं, एक ब्लैक से बनाए हैं। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो जो आपका, और देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव जो होता है ना, उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो डायरेक्शन, ये आगे भी पढ़ाएंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव जो होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, जो भी है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई क्रॉस बी से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से आप जब डिनोट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। तो देखिए आपको जेड में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में होगा? क्रॉस प्रोडक्ट से बताइए। तो आई क्रॉस जे के होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस में, यानी कि रेड वाला टर्म है जो एक्स एक्सिस में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ब्लैक से है, या बाई है, बी बाई है। ये क्या है? बी बाई है, और ये भी बी बाई है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई से डिनोट किए हैं वो एक्स के लॉन्ग है, यानी ई एक्स होगा, और यहाँ भी क्या होगा? ई एक्स होगा। तब ने आई क्रॉस जे क्या होगा? के, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है जेड एक्सिस में, किधर है आपका? ये जेड एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। तो आपका जेड एक्सिस ऊपर हुआ, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अभी दिखा रहे हैं। देखिए जेड एक्सिस अभी नहीं दिखाए हैं। और आपके हिसाब से ब्लैक पेन है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और रेड पेन जो है आपका वाई एक्सिस है, और वेव को ऊपर जाना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे ऑसिलेट करके ऊपर जाएगा वो समझिए। जैसे यहाँ पर है आपका, तो जेड एक्सिस में जाएगा तब
ये इस तरह से ऑसिलेट करते हुए जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो जब जाएगा तो उसको ऊपर भी जाना है, तो ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे, मतलब एक्स के लॉन्ग ऑसिलेट करते हुए जाएगा ऊपर। जबकि मैग्नेटिक फील्ड है जो बाई के लॉन्ग है, तो ये भी ऑसिलेट करेगा लेकिन इस तरह से ऑसिलेट करते हुए जाएगा, ये भी जाएगा, मतलब दोनों एक ही तरह का लूप बनाएगा। लेकिन ये इसका प्लेन जो है, हम इसका जो एक्सिस रहेगा हमेशा एक्स के लॉन्ग, इसका हमेशा बाई के लॉन्ग, इस बात को ध्यान दीजिए। तब तो आपको तीनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तीनों ही क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इस बात को समझ लीजिए। और तीनों जब परपेंडिकुलर है तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए ये सब बात बोल नहीं रहे हैं, अगर लिखना होगा तो फिर से वीडियो चला करके वहां से लिख लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे भी एक टॉपिक अलग से एक चैप्टर पढ़ना है आपको, फर्स्ट बुक का लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें फिर से ये सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। और विजुअलाइजेशन में जो हेल्प करता है ना हमको किसी चीज को जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बोर्ड, तो बोर्ड को देखने में जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या स्पीड ऑफ लाइट या तीनों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, आपको कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव को या अनपोलाइज वेव को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार समझते हैं। यानी कि यहाँ पर बात समझ लीजिए, विजुअलाइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करता है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर मान लीजिए प्रोपेगेट कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए डिफरेंट एक्सिस में रोटेट करने लगे, कहने का मतलब वेव इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे ऑसिलेट करे, अपना प्लेन बदलते रहे, यानी जिधर मन तिधर, तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो है डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को ई नोट से डिनोट करते हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो तो इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड वेव। इसको क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड वेव। और पोलराइज्ड वेव क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट वेव या पोलराइज्ड वेव जो कहिएगा, है ना। तो पोलराइज्ड वेव क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी स्पीड ऑफ लाइट इधर दिखाए थे, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर चल रहा है तो पोलराइज्ड वेव क्या होगा, तो पोलराइज्ड वेव जो होगा आपका, अगर सी इधर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव, तो इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इसमें क्या होगा, सब एक डायरेक्शन में होगा, सब क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पर एक डायरेक्शन में होगा। आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन तो वो है ऑसिलेशन, और सी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वहां पर हम लोग देखते थे ऑलवेज 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ भी ऑलवेज 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री कैसे है, तो देखिए ध्यान से, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर है तो इस पर ये ऑसिलेट यहाँ पर कर रहा हुआ, तो इस पोजिशन पर ऐसे कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री ऑलवेज बना के रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है यहाँ बदल रहा है, जबकि यहाँ हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, इसको कहते हैं पोलराइज्ड वेव, या इसी का दूसरा नाम है प्लेन पोलराइज्ड वेव। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, प्लेन पोलराइज्ड वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव इसी का दूसरा नाम है, इस बात को समझ लीजिए। यानी पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव में अंतर समझ आ गया, तभी इसका हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव में आपका यही अंतर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, जबकि पोलराइज्ड वेव में सेम डायरेक्शन में, लेकिन हर हाल में तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और इस पर जेई में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा इसी डायरेक्शन पर निकालने के लिए सिर्फ, और नीट भी पूछे है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यानी जो स्पीड ऑफ डायरेक्शन होता है ना, वो होता है आपका ई क्रॉस बी से डिनोटेड होता है। तो अब हम लोग अनपोलराइज्ड वेव और पोलराइज्ड वेव भी समझ चुके हैं, तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना हो तो आप बात समझ सकते हैं कैसे लिखेंगे। ऐसे आपके पास नोट्स भेज चुके हैं, नोट्स है ना आपके लोग के पास, बोलिए। यस सर। पढ़िए तो उसमें क्या है, अनपोलराइज्ड वेव का डिफिनीशन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ होगा। नहीं पढ़िएगा, ला रहे हैं सर, लेने गए।
चलिए, उसमें लिखा हुआ है, बात समझ लीजिए। अब हम लोग को दो लॉ पढ़ना है, एक मालूस लॉ पढ़ना है और एक ब्रेवेस्टर लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मालूस लॉ और एक पढ़ना है ब्रेवेस्टर लॉ। तो मालूस लॉ में हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है। ये जो है आपका यहाँ पर एक प्लेन है, वो प्लेन मैं बना दे रहा हूँ, फिर से देख लिए ध्यान से। ये प्लेन है आपका और इसके बीच जो है डॉटेड लाइन है, ये एक लाइन है डॉटेड लाइन जो इसको दिखाए हैं। इस पर वेव आके आपको इंसिडेंट किया है और फिर यहीं से वेव आगे निकल गया है। मतलब थोड़ा दूर वेव में गैप है। गैप क्यों है उस बात को अगर समझना चाहते हैं तो क्योंकि ये 3D फिगर है। 3D फिगर है कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो क्या है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये बुक है, इधर से अगर लाइट आएगा तो इधर से जब लाइट आएगा तो आप ऐसे दिखाइएगा ये पेन को। जब ये लाइट आएगा तो इसका जो शैडो बनेगा ना, तो कुछ दूर के बाद फिर आपको लाइट निकलेगा। इसलिए ये तिरछा रखा हुआ है। ये ऐसा बुक है, यही पोलराइड मटेरियल है। ये जो आप बुक समझ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास का हो सकता है या फाइबर का हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, इस पर लाइट आएगा और इधर से फिर लाइट पार करेगा, उसी चीज को समझना है। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, इधर से अनपोलराइड वेव आया है। कैसा वेव आया है? अनपोलराइड वेव आया है, यानी अनपोलराइड लाइट आया है, जिसका इंटेंसिटी सॉरी इफेक्ट जो है एम्पलीट्यूड है ई नॉट है। और देखिए ये जो है अनपोलराइड वेव है, अनपोलराइज्ड वेव है। ये देख लीजिए ध्यान से, अनपोलराइज्ड वेव है। क्या है आपका? ये अनपोलराइज्ड वेव है। और यहाँ पर देखिए ये पोलरॉइड है, पोलरॉइड है। क्या है आपका? पोलरॉइड है। और ये जो है आपका ट्रांसमिशन एक्सिस है। क्या है आपका? ट्रांसमिशन एक्सिस को कहते हैं, जो डॉटेड लाइन है ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं, है ना इसको, जिससे वेव पार करेगा। और ये जो है इधर प्लेन पोलराइड वेव बना रहे हैं, प्लेन पोलराइड वेव है। ये क्या है आपका? प्लेन पोलराइड वेव है। इसको कहेंगे प्लेन पोलराइड वेव कहेंगे। देख लीजिए ध्यान से, इसको कहेंगे प्लेन पोलराइड वेव कहेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। ये तो सिर्फ हम फिगर बना दिए हैं। इसमें क्या है, अनपोलराइड वेव अगर किसी पोलराइड पर गिरेगा तो उधर पोलराइड वेव होगा। तो पोलराइजेशन कहते किसको है, उस बात को समझिए। कहता है जब अनपोलराइड वेव किसी पोलराइड से पास करने के बाद प्लेन पोलराइड वेव में बदल जाए, इस फेनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। और जो मटेरियल आपको इसमें हेल्प करता है उस मटेरियल का नाम पोलरॉइड है। आया समझ में? तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहले क्या वो समझ लीजिए बात को, है ना। लिख सकते हैं ऐसे, द फेनोमेना ऑफ कन्वर्सन, द फेनोमेना ऑफ कन्वर्सन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट वेव into plane polarized light wave is known as polarization. Polarization, ठीक है। And material which help in polarization is known as क्या? पोलरॉइड। बात समझ गए होंगे। यानी कि इस बात को समझ लीजिए
कि द फेनोमेना ऑफ कन्वर्शन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट वेव इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव इज नोन एज पोलराइजेशन एंड मटेरियल विच हेल्प इन पोलराइजेशन इज नोन एज पोलरॉइड। अब पोलरॉइड क्या होगा, ग्लास होगा या फाइबर यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, ग्लास होगा या फिर फाइबर, यानी कि कौन, ओपेक फाइबर नहीं, आपका ट्रांसपेरेंट फाइबर। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, बोलिए जल्दी से। यस सर। तो आगे बढ़े, चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो अब आगे क्या है, तो मतलब कि मालूस लॉ में अगर बोर्ड में आएगा तो 12th के लिए इंपॉर्टेंट और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा आपका तो ये 2 से 3 नंबर में आता है, तो जितना भी लिख रहे हैं सब लिखना पड़ेगा आपको बाद में डेरिवेशन में। तो हम पहले इतने ही मिटा रहे हैं और ये सब भी मिटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये सब जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये सब समझ गए होंगे आप लोग। फिगर का भी जरूरत पड़ेगा। देखिए इसके बाद अगर बात समझते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ई नॉट जो है आपका वो एम्पलीट्यूड है ऑफ वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक अब इलेक्ट्रिक, ये जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ पर ऐसे टकराएगा, मान लिया कि इसे ट्रांसमिशन एक्सिस से ई नॉट है और इसके, सॉरी ई नॉट ऊपर नहीं नीचे, और इसके बीच का जो एंगल है मान लिया कि ये थीटा है। तो थीटा जो है वह एंगल बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी ये एंगल है। अब देखिए ये पोलराइज कैसे होता है उस बात को समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली बहुत सिंपल सा चीज है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 बुक ले रहा हूं, देखिए ये 2 बुक है, देखिए ये 2 बुक है, इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 2 बुक है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए अब 2 बुक एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बताइए दोनों के बुक के बीच में कोई गैप होगा कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर रख दिए, जैसे ऐसे उसको रख दिए, तो अब इसके बीच में गैप बचा हुआ है कि नहीं, ये बताइए पहले। तो बचा हुआ है गैप, समझ लीजिए गैप बहुत ज्यादा है अभी। तो आप लोग केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे, याद कीजिए केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट अगर पढ़े होंगे तो सॉलिड स्टेट में क्या आप नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें भी गैप पाया जाता है, उसमें भी गैप पाया जाता है। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत गैप है अभी। देखिए लाइट के लिए बहुत परफेक्ट गैप है, ये ऐसा नहीं सोचिए कि लाइट के लिए गैप नहीं, इसके बीच में लाइट के लिए बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो मटेरियल है ना उसका ट्रांसमिशन एक्सिस यही कहलाता है, ये जो गैप जो बचा हुआ है ना यही ट्रांसमिशन एक्सिस कहलाता है, जिससे लाइट पार कर सके। और मटेरियल पूरा है, अरेंज है, तो ग्लास में इसी तरह से होता है, ये गैप होता है, उसी गैप को ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। अब मान लिया कि लाइट वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक पेन है जो उसका लाइट का लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करते हुए आएगा वो सीधा उस पार निकल जाएगा, लेकिन जो आपका इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हुए टकराएगा उसको पार होने नहीं देगा। जस्ट लाइक समझने के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए पेन जो है वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका इस 2 बुक के बीच में जो गैप है ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। कहाँ, यहाँ जो है ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा ना वो ऑसिलेट करते आएगा तो उस पार सीधा हो जाएगा, सिंपली समझ सकते हैं। और जो परपेंडिकुलर आएगा वो अटक जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए अब। अब आप ये भी बताइए कि अगर तिरछा रहे, वेव तिरछा ऑसिलेट करते हुए आ जाए तब क्या होगा।
तब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए ध्यान से, एक इसके अलोंग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ लीजिए। तो एक इसके जो अलोंग होगा ना, वो ऑसिलेट करते हुए जो कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा वो तो पोलराइज हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो पोलराइज नहीं होगा। तो वही फिगर यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये तिरछा के टकराया है, जो कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जाएगा वो पार कर जाएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो बच जाएगा। तो एक बात अब आप लोग और बताइए कि एवरेज में लाइट का टोटल पार्ट उधर पार करेगा, क्योंकि और एक बात और समझ लीजिए, नेचर में जो भी सोर्स है ना, वो सारा सोर्स जो है आपका अनपोलराइज्ड है। सारा सोर्स क्या है आपका? अनपोलराइज्ड है। बस समझ लिए, सारा सोर्स है जो अनपोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड है, तो अब लाइट जब आएगा, मान लीजिए यही ट्रांसमिशन एक्सिस था, ये लाइन जो है ट्रांसमिशन एक्सिस था आपका, जो गैप मैं बना रहा हूं। तो इधर से जब लाइट देंगे, लाइट की इंटेंसिटी जो आएगा वो टोटल इंटेंसिटी इधर पार करेगा कि कुछ कम पार करेगा? कम। कम पार करेगा। तो कितना पार कर सकता है? मतलब एवरेज में क्या बोल सकते हैं आप उसको? तो एवरेज में हाफ बोलिएगा, क्योंकि जो उसके पहले लगा वो तो पार कर गया, जो परपेंडिकुलर सीधा रुक गया, तिरछा लगा इधर जाएगा फिर उधर जाएगा। यानी कि अबाउट एवरेज में आप कह सकते हैं कि जितना भी अनपोलराइज्ड वेव का इंटेंसिटी इधर होगा, ब्राइटनेस होगा, आपका ग्लास के बाद जो पोलराइड ग्लास है उसके बाद उधर मात्र और मात्र आधा ही लाइट पार कर पाएगा। क्या कर पाएगा? आधा ही पार कर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, आए बस समझ में? तो हाफ ही वेव उधर पार करेगा, हाफ ही इंटेंसिटी पार करेगा। इसलिए फर्स्ट पोलराइड के बाद अगर लाइट आपका पोलराइड होता है तो केवल हाफ इंटेंसिटी पोलराइड होगा। तो पहले तो इतना समझ गए, तो स्टेटमेंट क्या है मालूस लॉ का वो देख लीजिए। इतना लिखने के बाद स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उनका स्टेटमेंट क्या है भाई? तो उन्होंने कहा जो हम समझे हैं, हम जो समझे वही उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा उस बात को अगर समझना चाहते हम हैं। एक साथ 2 ग्लास लेंगे। क्या चीज? 2 ग्लास लेंगे। 2 क्लास मतलब सर जो ग्लास गैप रहेगा। नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए बताया था। गैप तो बहुत ज्यादा, मतलब कि गैप नहीं होता है। जैसे चश्मा जो लगाते हैं ना, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है ये बताइए? एंगस्ट्रम में होता है। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? एंगस्ट्रम में होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो जब एंगस्ट्रम में होता है लाइट का वेवलेंथ, और क्रिस्टल गैप भी जो होता है ना वो एंगस्ट्रम में होता है, इसीलिए उससे पोलाइड होता है। पोलाइड उसमें बहुत सारा एक्सिस रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही एक्सिस रहता है। और 2 ग्लास नहीं लिया जाता है, ग्लास के अंदर का पैकिंग होता है, स्ट्रक्चर। देखिए, आप अगर आप केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, सॉलिड स्टेट, तो बहुत सारा लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिंपल क्यूबिक, ये सब पढ़े हैं? एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर, ये सब नो सर। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए हम एक आपको सिंपल बताते हैं। एक क्यूबिक गेम होता है जिसमें 27 गो रहता है, जो उसको अरेंज करने रहता है, 3 कलर रहता है जिसको अरेंज करके आप लोग मिलाते होंगे, घर में होगा क्यूबिक गेम, यस सर यस। है ना? उसमें कितना क्यूब रहता है ये बताइए? क्या सर? उसमें क्यूब की संख्या कितनी रहती है? छोटा वाला सर जो कलर होता है। छोटा वाला, हाँ। छोटा देखिए वाला वो में 9 गो ऊपर रहता है, 3 रो रहता है या 4 रो रहता है, तो 9 3 27 को छोटा कम वाला से कम रहेगा। यस सर। हाँ, तो आप बताइए सारा कलर को एक साथ ले आते हैं, यस सर। तो सारा मान लीजिए कि ऊपर वाला रेड आ गया, नीचे वाला ब्लू है, उसका ग्रीन है, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर पूरा ग्लास का होता है, पूरा फाइबर का होता है, पूरा पोलराइड मटेरियल का होता है। और जो 2 कलर बना तो गैप बना, तो अगले में भी गैप, बहुत सारा गैप रहेगा। वो मटेरियल आपको अलग अलग नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि 2 ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर का एटम का अरेंजमेंट उस तरह से होगा। हम वो एटम का अरेंजमेंट बता रहे थे कि एक अरेंज एटम है, दूसरा अरेंज एटम होगा, तीसरा अरेंज एटम होगा, और सबके बीच में गैप होगा, वहीं से लाइट पार करेगा। आया बस समझ में? यस सर।
और पोलराइड ग्लास देखे हैं ना आप लोग, हम एक बार दिखाए भी हैं आप लोग को। यस तो सर। पोलराइड, हाँ, तो नहीं देख, और अगर ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो किसी चश्मे की दुकान में चले जाइए जो शोरूम वाला चश्मा हो, है ना, फास्ट ट्रैक वाला इस सबका, वहां पर जाकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो 2 ग्लास नहीं लिए थे हम, अभी जो बता रहे थे ना बुक के ऊपर बुक, तो 2 ग्लास नहीं लिए थे, तो ग्लास के अंदर एटम कैसे अरेंज था वो बता रहे थे। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। तो देखिए इसके बाद क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेटमेंट इनका क्या है। तो इन्होंने कहा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ट्रांसमिशन के एक्सिस के अलॉन्ग होगा वही सिर्फ पोलराइज्ड होगा। अभी तो हम बोले हैं, मतलब कि एम्पलीट्यूड आने की जो पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा, या लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ वेव अलॉन्ग किधर, ट्रांसमिशन एक्सिस विच कैन बी पोलराइज्ड, मतलब वही सिर्फ पोलराइज होगा, दूसरा पोलराइज आपका नहीं होगा। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द कंपोनेंट the component of amplitude of electric field along transmission axis the component of amplitude of electric field along transmission axis can be polarized, वही पोलराइज होगा, बात समझ लीजिए। तो अब आपको कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ट्रांसमिशन एक्सिस क्या होगा, तो जिधर से एंगल सटा उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट होगा। क्या यस होगा सर। आपका, कॉस कंपोनेंट होगा। हाँ, तो आपको जो पोलाइड होगा, यानी आप लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ट्रांसमिशन एक्सिस जो होगा, यानी कंपोनेंट, अगला पॉइंट में, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along ट्रांसमिशन एक्सिस जो होगा वो होगा ई नॉट कॉस थीटा होगा। इतना बात समझ में आ गया। ऑल्सो आप क्या जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। इस बात को समझ लीजिए, ये आप पढ़े हैं पहले से, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है डायरेक्टली होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर मालूस लॉ के बाद कि ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी होगा आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से। चलिए हम लोग बात समझते हैं आगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था ना, देख लीजिए ध्यान यस सर। से। देखिए यहाँ पर क्या था उस बात को समझिएगा। देखिए हम लोग ये बात समझ रहे थे कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये पहले से जानते हैं, है ना। और जब पहले से जानते हैं तो इसका वो फॉर्मूला हो गया। इक्वल जब करेंगे तब क्या होगा, एक कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और लेकिन इसको स्क्वायर से हटाएंगे तो ई नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी कहते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हुआ, यही आपका फॉर्मूला आ गया, यही आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आई नॉट हो गया, क्या हो गया, आई नॉट हो गया, वो क्या हुआ, के ई नॉट का स्क्वायर हो गया। इस बात को समझ लीजिए, क्या हो गया आपका, के ई नॉट का स्क्वायर हो गया। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वेव मालूस लॉ में क्या हुआ। तो इसका मतलब और थोड़ा सा समझिए, ऐसा नहीं कि यहीं तक में काम खत्म हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर,
यानी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वेव जो होगा उसका फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वेव का फॉर्मूला है। इसको समझ सकते हैं। और कैसे फिर से एक बार हम रिव्यू करवा देते हैं। यानी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वेव जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड वेव को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी जो वेव आ रहा है उसका इंटेंसिटी। आई नॉट होगा इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव होगा। जो इंसिडेंट वेव आया, जो पोलराइज होने के लिए आया, वो होगा। इतना बात समझ में आ गया? हम अभी क्या बोले थे उसको फिर से समझिए। हमने कहा था, अभी देखिए बुक से हम आपको समझाए थे कि आखिर क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम आपको बुक से क्या समझाए थे उसको समझ लीजिए। हम आपको ये समझाए थे कि देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये जो है हम बोले थे कि देखिए ये दो बुक को आप किसी प्रकार से रखेंगे तो इसमें गैप बना हुआ रहेगा। क्या बना हुआ है? गैप। उसी तरह से पोलराइड मटेरियल का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है ना, वो हर एक लेयर के बाद उसमें कुछ कुछ गैप रहता है। उसी को ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। हेलो, पंखा लगा दीजिएगा ना। तो आ जाइएगा, क्लस्टर लगा दीजिएगा ना, उसके बाद जाइएगा। वो आएगा तो अपने फोन करेगा। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो ये जो है आपका उसमें गैप से पार करता है, उसी को लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं और उसी को ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं, जिससे गैप से पार करता है। तो हम यही बोले कि जो भी लाइट आएगा इसके अलोंग वो सीधा पार कर जाएगा, जो इसके अलोंग आएगा वो सीधा पार कर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। जो परपेंडिकुलर आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा और जो इसके बीच में आएगा तो उसका एक कंपोनेंट जो होगा वो पार करेगा, दूसरा कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम में ये भी बताए थे, अगर पोलराइड पहला, जैसे ये पोलराइड आपका मटेरियल अब हो गया, इसमें बहुत सारा है, तो ये पोलराइड मटेरियल हो गया। अब पोलराइड मटेरियल आ गया तो इधर से लाइट वेव आएगा। पहली बार में अनपोलराइड वेव अगर इस पर इंसिडेंट किया तो इधर ओनली हाफ ऑफ लाइट पार करेगा। क्या पार करेगा आपको? हाफ ऑफ लाइट। यानी कि हाँ, अगर ये पोलराइड मटेरियल है आपका, ये पोलराइड मटेरियल है ना, ये पोलराइड मटेरियल है और ये पोलराइड है, इधर से आपका जो वेव आया अनपोलराइड वेव जो आया उसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट यहाँ पर है तो इधर सिर्फ जो वेव पार करेगा वो पोलराइड होके पार करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 बचेगी। इसको जेईई मेन क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी चीज को आप लोग के पास पीडीएफ भेजे थे, याद होगा। तो जल्दी से पोलराइड वेव इस सब का जो पीडीएफ भेजे वो पीडीएफ निकालिए और क्वेश्चन बनाइए फटाफट। देख लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम पीडीएफ भेजे हैं उसका जल्दी से निकालिए और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं जो बनाना है, जो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको बनाना है अभी तुरंत। और फिर आए बात समझ में हम क्या बोले। क्वेश्चन में जो यहाँ कह रहा था कि इंटेंसिटी जो है अनपोलराइड वेव का आई नॉट है, एक पोलराइड पर गिरा तो उधर आई नॉट बाई 2 पार करता है, ऐसा हम पढ़ाए थे। लेकिन जेईई मेन जो 2005 में क्वेश्चन पूछा था, ये 17 नंबर जो प्रॉब्लम, उसमें वो क्या कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, मतलब कौन सा वेव ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, कितना पार्ट वेव ट्रांसमिट नहीं कर रहा है वो बताइए। तो सीधा सा बात बताइए, आई नॉट में जब आई नॉट बाई 2 ट्रांसमिट कर गया तो बचा इधर कितना? आई नॉट बाई 2 सर। तो आंसर आ गया वो। अब 21 नंबर में आते हैं, 21 नंबर में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 21 नंबर जो है आपका, यह भी आपका जेईई मेन का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन का था, अनपोलराइज्ड वेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ऑफ ग्लास। अच्छा, ब्रेविस्टर एंगल वाला है ये, ठीक है, इसको रहने दीजिए।
अगला ब्रेविस्टर लॉ भी पढ़ाए नहीं है, उसका है क्वेश्चन। उसका कौन सा नंबर था? 18 नंबर। फिर चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। हाँ देखिए 18 नंबर जो है क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू पोलराइड ए। यहाँ आप देखिए दो दो पोलराइड है, तो पोलराइड को हम फिगर ऐसे बना रहे हैं कि ये पोलराइड है आपका, मतलब एक प्लेन है लेकिन स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है। एक पोलराइड है, ये बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पास थ्रू पोलराइड ए, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी आया जो आपका अनपोलराइड था। अनपोलराइड का फिगर हम लोग इसी तरह से क्रॉस करके बनाते हैं। इसके इंटेंसिटी यहाँ आई नॉट 5 पर इंसिडेंट कर गया। तो अब क्वेश्चन पढ़ने के आगे पढ़ने के पहले आप बताइए कि यहाँ पर इधर इंटेंसिटी कितना आएगा, बोलिए जल्दी से। I0/2 सर। I0/2 मतलब इधर जो लाइट पार करेगा वो I0/2 इंटेंसिटी के साथ पार करेगा, क्योंकि अनपोलराइज्ड वेव जब किसी पोलराइड पर गिरेगा तो आपका उधर I0/2 पार करेगा। इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन में आगे कहता है देन थ्रू अनदर पोलराइड बी, इसके बाद एक दूसरा पोलराइड इधर आगे खड़ा है, दूसरा पोलराइड आगे आके खड़ा है। सो दैट इज प्रिंसिपल प्लेन मतलब वही ट्रांसमिशन एक्सिस जो है मेक्स 45 डिग्री पे थे, यानी ए के पैरेलल नहीं खड़ा है, ए से 45 डिग्री एंगल बना के, मतलब ए का ऐसे डॉटेड लाइन है, ए ऐसे था तो बी ऐसे है, और ए और बी के बीच का ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल जो है 45 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यानी पोलराइड बी जो है ए के साथ नहीं खड़ा है, उसके 45 डिग्री पर खड़ा है। तो कहता है इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट क्या होगा ये बताइए। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा ये बताइए। तो गौर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है बात को समझना पड़ेगा तब क्वेश्चन इजी में बनेगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो पेज है, आप समझ रहे हैं कि दोनों पेज है। यहाँ ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों पेज में देखिए कैसा है, ऐसा है ट्रांसमिशन है, इसके लॉन्ग ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसमें जो है इसके लॉन्ग ट्रांसमिशन एक्सिस है। इस बात को समझ लीजिए। अब बताइए दो पेज है आपका, दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस इधर है, इसका इधर है, दोनों को पैरेलली रख दीजिए ऐसे। बात समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर ऐसे पैरेलली आप रख दिए हैं, है ना, उसको क्या किए हैं आप, पैरेलली ऐसे रख दिए हैं, दोनों पैरेलली रखा हुआ है। अब इधर से अगर I0 इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड वेव वाला आया तो इधर से जो लाइट निकलेगा किधर से निकलेगा, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करते हुए निकलेगा। अब इधर तो अनपोलर, अब तो ये पोलराइज्ड वेव ना हो गया, अनपोलराइज तो है नहीं, ए के बाद पार जो किया तो अनपोलराइज से पोलराइज्ड बन गया है। अब इस पर टकराएगा तो सामने सामने जाके टकरा जाएगा, तो इधर भी टोटल वेव पार कर जाएगा। कहने का मतलब ये, ध्यान सुनिए, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल हो जाए तो इधर से I0 इंटेंसिटी गिरेगा अनपोलराइड का, इधर I0/2 पार करेगा पहला पोलराइड में, तो सीधा सीधा बात याद रखना है। अब ये I0/2 इंटेंसिटी जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब इधर I0/2 ही पार कर जाएगा। कब? जब पैरेलल रहेगा दोनों, तब। बात समझा गया। लेकिन अब दोनों का प्लेन में 45 डिग्री का एंगल बन गया, इसे तिरछा हो गया है, तो इसका मतलब तिरछा हो जाने का मतलब क्या हुआ, इससे लाइट ऐसे निकला, लेकिन जब इससे टकरा रहा है तब तिरछा टकरा रहा है, तब कितना एंगल पर, 45 डिग्री पर। यानी वेव इस तरह से ऑसिलेट करते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर टकराया तो ये 45 डिग्री पर वेव टकराया, तो उस पार जो इंटेंसिटी पार करेगा, इधर जो इंटेंसिटी आएगा उसमें अब मालूस लॉ का फॉर्मूला लगेगा। पहला बार में नहीं लगता है, जब पोलराइज्ड वेव एक से दूसरा बार में जब जाता है तो आपको मालूम, अनपोलराइज्ड वेव से पोलराइज्ड बनेगा तो I0/2 आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब जाएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर मालूस लॉ लगेगा, यानी यहाँ पर जो वेव होगा I' वो इस पर जितना इंटेंसिटी गिरा, इस पर कितना इंटेंसिटी गिरा, I0 गिरा कि I0/2 गिरा बी पर, I0/2 सर। तो I0/2 होगा। कॉस स्क्वायर कितना एंगल पर गिरा, 45 डिग्री। तब 45 डिग्री, यानी I' बराबर होगा I0/4, आपका आंसर। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जो बात को समझने की कोशिश कीजिए अब यहाँ पर ध्यान से। उसी तरह से ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए इतना आप लोग। यस सर।
तो बाकी क्वेश्चन जो टिक करवाए हैं ना उसको बना लीजिएगा, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा 5-10 मिनट और पहले चालू करेंगे, है ना। अभी कोचिंग पर 1-2 बच्चा गया है ना, वहाँ जाना भी है तुरंत, ठीक है। और अब चालू ही रहेगा, अभी एक पे चालू कर रहे हैं, फिर आपको 11th वाला भी आप लोग के लिए चालू कर देंगे, ठीक है।